श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका में। स्वास्थ्य पत्रिका में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय मौसम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बारिश के इस मौसम में अक्सर हमें सड़क पर ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चोटिल हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, कैसे बचाव करना है, और अगर किसी को ऐसी चोट लग जाती है तो उसको उस स्थिति में प्राथमिक उपचार के तौर पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर संजय यादव हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट IMS BHU में। संजय जी नमस्कार, स्वागत हमारे कार्यक्रम में और स्टूडियो में। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरसात के इस मौसम में हम देखते हैं कि सड़कों पर अक्सर कई बार पानी भरा होता है या कई बार मिट्टी कुछ इस तरीके से जमा होती है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने वाहन से निकलता है तो कई बार ब्रेक लेते समय वो गाड़ी स्किड करती है और उस स्थिति में अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो कई बार जो वाहन है वो पलटने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है लोग चोटिल हो जाते हैं और ये चोट थोड़ी सी से होकर के और कई बार गंभीर रूप ले सकती है। तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आज हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में सावधानियां किस किस तरह की बरतने की आवश्यकता है। देखिए, पहले तो अपना खुद ध्यान रखना चाहिए कि बारिश का मौसम है तो अपना वाहन या जो है वो आप थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक करें। नॉर्मल भी सावधानी से ही चलाना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जानी अनजानी सड़कों पे ध्यान से चलना चाहिए, आगे वाले वाहन का पालन करके कि कहाँ है, कहीं गड्ढा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार की देखो सड़कों की कंडीशन वेरिएबल हो सकती है, वो नॉर्मल बनी हो लेकिन बरसात की वजह से उसमें गड्ढे हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी फिर भी अगर कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसका उस हिसाब से आगे निदान और इलाज होता है। यदि आप गिर गए और उसके बाद उठ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि चोट गंभीर है, ऐसे में तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और उसके आगे जांच और इलाज होना चाहिए। यदि आप गिर गए हैं, उठ के चल पा रहे हैं तो नॉर्मल मसल्स स्प्रेन या हल्की चोटें होती हैं जिनका कुछ दिन आराम और दवा लेने से वो 5 दिन हफ्ते भर में नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो कई बार आसपास के लोग उसकी मदद के लिए सड़क पर आते हैं, पर यही घटना अगर गंभीर रूप से हुई होती है तो लोग बचने की कोशिश करते हैं कि भाई सर फट गया है या हाथ पैर टूट गया है या किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत नाजुक है, तो ऐसी स्थिति में लोग बचने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो, हमसे क्या लेना देना, और बाद में पुलिस आएगी या कोई हॉस्पिटल की टीम आएगी, वो देखेगी और वो निकल जाते हैं। तो एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो ऐसे में ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो आई थिंक जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही होती है, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नॉर्मल सिटीजन जो भारत का नागरिक होता है अपनी नैतिक जिम्मेदारी का उसको पालन करना चाहिए। और इस तरीके की संभावना और यह सिचुएशन अगर उनके सामने आती है तो उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। और किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में, हमारी इमरजेंसी सुंदरलाल हॉस्पिटल में भी है, हमारी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भी है, नज़दीक में जहां भी हो वहां पहुंचा जा सकता है। और मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी उनकी ऐसे मदद करता है अनजान आदमी, तो उसको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता है। कुछ जानकारी के लिए या एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अगर आप अपना नाम और नंबर वहां पर लिखवा सकते हैं ताकि किसी को कुछ अगर जानकारी लेनी है तो वो एक आपकी जिम्मेदारी का भाग है, बट उसके लिए आई थिंक आपको मजबूर नहीं किया जाता है। और दूसरा, सरकार के कार्यक्रम के हिसाब से एक जिसको गुड समैरिटन योजना भी इसीलिए सरकार के उसमें स्टार्ट है, जिसमें अगर कोई भी अनजान आदमी को कोई भी जिम्मेदार नागरिक अस्पताल लेके जाता है तो उसको प्रोत्साहन के तौर पे कुछ धनराशि देने का भी प्रावधान है, जिससे उनका मनोबल बढ़े और इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो कम से कम फैले। अच्छा, कई बार एक्सीडेंटल केसेस में हम देखते हैं कि समय का बड़ा महत्व होता है। अगर ससमय वो व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो उसके जीवन की रक्षा करने में चिकित्सकों को एक बड़ी सहायता मिलती है और कई केसेस में उसके जीवन की रक्षा करना संभव हो सकता है। तो टाइम की जो वैल्यू है वो एक चिकित्सक के नजरिए से जब आप देखते हैं तो वो किस तरह से देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी। समय, एक्सीडेंट के केसेस में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ चोटें जो बहुत गंभीर होती हैं जिसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते और उसमें शुरुआती
आधे घंटे 1 घंटे में मरीज की जान चली जाती है। बहुत ज्यादा गंभीर चोटें से होती हैं जो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चोटें होती हैं जिसमें अगर मरीज समय पर अस्पताल पहुंचे तो उसमें उसकी जो लाइफ स्पैन है उसको बचाने में या उसके फंक्शन को बचाने में हेल्प मिल सकती है, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि एम्बुलेंस अगर कभी भी हो तो एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। बनारस में सड़कें वैसे भी कम चौड़ी हैं, दूसरे किसी भी शहर में जाएं तो उसके मुकाबले यहाँ पर ट्रैफिक की कंडीशन डिफरेंट है। तो हमें इन सब चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे और समय पे मरीज अस्पताल पहुंचेगा तो उसकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है और इससे डॉक्टरों को, उनकी टीम को भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, कभी कभार किसी परिस्थिति में अगर किसी को कोई चोट लग गई है, सड़क पर गिर गया है कोई व्यक्ति या किसी के साथ एक्सीडेंट की घटना हो गई है, तो उस स्थिति में जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तो उस व्यक्ति को कैसे उसकी देखरेख करनी है, अगर उसको उठाना है तो क्या तरीका होना चाहिए, एक प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से और कैसे करना चाहिए? तो इसमें हमारा एक ये है कि देश का जो भी जिम्मेदार नागरिक है उसको पढ़ाई लिखाई, एक फर्स्ट एड प्रिंसिपल होता है। तो आई थिंक फर्स्ट एड हर किसी नागरिक को आना चाहिए। बेसिक फर्स्ट एड मैनेजमेंट अगर नहीं है तो उसके छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं वो हम कर सकते हैं, या आजकल के स्कूल के बच्चों को सारी चीजें उनके सिलेबस का पार्ट होते हैं, पढ़ाया जाता है। स्कूल में भी बच्चों की देखभाल के लिए कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर होता है तो उनको सारी चीजें ये सारी पता होती हैं। फिर भी उसके बाद ऐसा है कि सबसे पहले अगर सड़क पे कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं, ये देखना चाहिए क्या वो अपना नाम बता पा रहा है। अगर वो अपना नाम बता पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात सुन रहा है, उस बात को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा है और उस प्रोसेस का वो जवाब भी आपको दे पा रहा है, तो इसका मतलब मरीज की हालत ठीक है। इसके अलावा अगर जहां उसको चोट लगी, जैसे हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो सड़क के आसपास या आप दुपट्टे से उसको बांध सकते हैं, कोई लकड़ी या छड़ी या छाता है उससे उसको साथ में लगा के आप उसको बांध सकते हैं ताकि वो सपोर्ट के लिए ताकि वो हिले डुले नहीं और अस्पताल तक पहुंचाने में उसको मददगार साबित हो। कहीं अगर खून बह रहा है तो उसको आप दबा के बंद कर सकते हैं और जितनी शीघ्र अतिशीघ्र उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो ये कुछ फर्स्ट एड की तरीके हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर और मुख्य होता है कि कई बार मरीज के हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं जिसमें गंभीर चोटें लग सकती हैं। तो अगर आपको लगे कि इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है तो ऐसे मरीजों को एक साथ उठाना चाहिए, उसको दाएं बाएं घुमाना नहीं चाहिए, जिससे उसमें और ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि कोई व्यक्ति जो है सड़क पर चोटिल हुआ और वो डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में ना जा करके ओवर द काउंटर जा करके कोई भी उसने पेन किलर ले लिया और घर आकर के सो गया दवा खा करके, और उसको ये लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, पर वो 2-4 दिनों बाद या 1 हफ्ते बाद ऐसा होता है कि वो हड्डी की चोट है या मसल पेन है, अंदर से कोई समस्या है और फिर वो स्वेलिंग और अजीब सा दर्द उसमें शुरू होता है। तो इस तरह की जो लापरवाही है कि चोट खाने के बाद में हम चिकित्सक के पास नहीं जाते हैं, हम सीधे मेडिकल स्टोर पे ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं, ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? तो इसमें पहले कि इस तरीके से इलाज पहली बात करना ही नहीं चाहिए। आपको जितनी जल्दी हो सके आपको पहले एक बार परामर्श ले लेना चाहिए। परामर्श में आजकल सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सारे उपलब्ध हैं, सलाह लेने में कोई नुकसान भी नहीं जाता है। बट और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा ये हो सकता है कि शाम रात में आपका घर कहीं ऐसी जगह पर है जहां आपको चोट लगी, आप शाम रात अंधेरे में वैसे नहीं पहुंच सके तो आप 1-2 गोली आपके घर में भी अगर तो इंतजार कर सकते, लेकिन पहले मौके पर मिलने में अगर आप दिखा लेंगे तो वो उचित रहेगा। आजकल यंगस्टर्स में एक चीज बहुत कॉमन है कि वो हेलमेट का प्रयोग करने से बचते हैं। उनको लगता है कि हेलमेट जो है वो पुलिस से या जो ट्रैफिक के लोग हैं वो हमारा चालान न कर दें, इससे बचाने के लिए है, जबकि हेलमेट का वास्तविक उपयोग या उसकी आवश्यकता कुछ और है। तो यंगस्टर्स जो हेलमेट लगा के वाहन नहीं चलाते हैं या बड़ी तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, वो एक बड़ी समस्या है। कई बार वो खुद भी चोटिल होते हैं और कई बार दूसरों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जीवन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि वो 20 से 30 साल के रेंज में होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, उनको मेहनत करनी होती है। तो हेलमेट कोई मतलब दिखावे का या वैसा नहीं है, वो एक जीवन रक्षक उपकरण है और हल्का फुल्का नहीं, प्रॉपर स्टैम्प्ड ISI मार्क जो आपको कभी मौके पड़ने पर आपको सर को बचा सके, तो उसको उस तरीके से अपना जीवन रक्षक उपकरण की तरह समझना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और यातायात नियमों, सुरक्षा, स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए। नए में देखा है कि एक दूसरे को दिखावे में या फैशन में, स्पीड रेस के चक्कर में, तो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें कई बार बाद में समझ में आती हैं लेकिन ये जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर हम लोग अक्सर ऐसे फोटोज वीडियोस देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहां रास्ते सड़कें सीधी नहीं है, कई सारे घुमावदार मोड़ हैं, या कोई ऐसे एक्सप्रेसवेज पर जहां पर स्पीड 120, 150
या उससे भी ज्यादा कई बार ओवर स्पीडिंग करके बाइक चलाना, कार चलाना, तो ये अक्सर जो है ऐसे हादसों को न्योता दे रहे होते हैं। तो ऐसे में परिवार में एक अभिभावक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जी। तो आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को और ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश होगा? मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि समय से पहले और उपयुक्त आयु से पहले अपने बच्चों को गाड़ी घोड़ा जिससे एक होता है तो वो उनको ना दें, सही समय आने दें, उनका सही मार्गदर्शन करें। और उनका मार्गदर्शन करने के लिए जरूरी है कि आप भी उन ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जैसे बच्चा अगर आपके साथ गाड़ी में, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो बच्चा भी आगे नियमों का पालन नहीं करेगा। जैसे धीरे से स्पीड में चल रहे हैं, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मेरी बेटी मुझे बोल देती है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो आई थिंक ये एक म्यूचुअल फीडबैक होना चाहिए। आप जो करेंगे उसी का पालन वो करेंगे। तो पहले आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना है, उसके बाद ही आप उनको बोलने के हकदार होंगे। निश्चित तौर पर इस तरह के जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं और बेहतर है कि हम इन नियमों का पालन करें। सड़क पर अगर हम अपनी लेन में चलते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी की स्पीड जो है वो नियंत्रित रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और आपने जो बताया कि यंगस्टर्स जो कि देश का भविष्य हैं और जिस उम्र में वो इतने प्रोडक्टिव होते हैं उस उम्र में उनका अगर उनके जीवन का ह्रास होता है तो हमारे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने समय दिया, स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम के माध्यम से आपने लोगों को अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।